मुद्रा का विकास, तो इसमें हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मनी, मुद्रा का विकास कैसे हुआ। ठीक है, इसके लास्ट टॉपिक में हमने देखा था मुद्रा की डेफिनेशन, मुद्रा की शुरुआत कैसे हुई, मुद्रा की आवश्यकता क्यों हुई, और वस्तु विनिमय मतलब था तो उसके जगह पे फिर वस्तु विनिमय में क्या कठिनाइयां आई तो मुद्रा का जन्म हुआ। चलिए इसमें देखते हैं मुद्रा का विकास। तो देखिए मुद्रा के विकास, तो पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मनी, मानव इतिहास में आदान प्रदान को सरल, सुविधाजनक और विश्वसनीय बनाने के लिए जिन जिन चरणों से होकर धीरे धीरे अपना वर्तमान रूप प्राप्त किया, उसी क्रमिक प्रक्रिया को मुद्रा का विकास कहते हैं। देखिए मानव विकास शब्द से भी आपको समझ में आ रहा है किसी चीज का विकास हो रहा है, वो चीज आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, ऐसा। तो देखिए मानव इतिहास में आदान प्रदान, किसी चीज का लेना एक जगह, मतलब हम सामने वाले से खरीद रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, और चीजों का अदला बदली, तो आदान प्रदान को सरल बनाना है ना, किस प्रकार से उसको सरल बनाया जाए, किस प्रकार से सुविधाजनक बनाया जाए कि लोगों को आसानी हो सामान को खरीदने में और बेचने में, और विश्वसनीय भी हो, है ना, सबका उस पर विश्वास भी हो। तो ऐसा करने के लिए, इसको बनाने के लिए मुद्रा ने जिन जिन चरणों से होकर धीरे धीरे अपना वर्तमान रूप प्राप्त किया, तो मुद्रा ने बहुत सारे चरणों से आकर ये अपना रूप जो उसका वर्तमान में है, जो हम यूज कर रहे हैं नोट और पैसों में, तो वो उसने वर्तमान रूप में प्राप्त किया। उसी क्रमिक प्रक्रिया को मुद्रा का विकास कहते हैं, जो वो धीरे धीरे उसका विकास यहाँ तक पहुंच गया, है ना। जैसे कि हमने देखा कि भाई पहले सिक्के और नोट थे, उसके बाद अब देखिए डिजिटल रूप में भी मनी का, फिर एटीएम आया, फिर अब हम ऑनलाइन प्रक्रिया करते हैं, ऑनलाइन सारे काम हम ऑनलाइन ही ज्यादातर करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी होती है। तो इस प्रकार मानव इतिहास में आदान प्रदान को सरल भी बनाना, सुविधाजनक भी बनाना, और उसके प्रति सबका विश्वास हो, विश्वसनीय हो, इस प्रकार से मुद्रा का विकास धीरे धीरे बहुत से चरणों से होकर यहाँ तक पहुंचा है। तो यही है मुद्रा का विकास। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर आज की डिजिटल मुद्रा तक, है ना। पहले हमने पढ़ा कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, पहले वस्तु के बदले वस्तुओं का एक्सचेंज करना, विनिमय करना, आदान प्रदान करना, तो उसको लेकर आज की डिजिटल मुद्रा, जो हम कौन सी मुद्रा में पहुंच गए, डिजिटल मुद्रा में। पहले के जमाने से लेकर अब हम डिजिटल में आ गए। तो मुद्रा के विभिन्न रूपों का समय के साथ बदलना ही मुद्रा का विकास है। मुद्रा ने अपने मुद्रा के बहुत सारे रूप बदले हैं, तो बदलते रहना और यहाँ तक पहुंचना, यही मुद्रा का विकास है। ठीक है, अब मुद्रा का विकास किस प्रकार हुआ कि भाई पहले तो ये वस्तु विनिमय से, वस्तु का एक दूसरे से विनिमय होता, तो उसके द्वारा हम लेन देन का कार्य करते थे। धीरे धीरे आज हमारे मुद्रा जो है डिजिटल रूप में आ गई है। तो मुद्रा के विभिन्न रूप हुए और समय के साथ साथ उनमें बदलाव आया, और यही है मुद्रा का विकास। अब मुद्रा विकास का एक चार्ट हम देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी पहले, फिर वस्तु मुद्रा आ गई, और धातु मुद्रा आई, फिर कागजी मुद्रा आई। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था कि वस्तु के बदले वस्तु का अदला बदली, एक्सचेंज करना। फिर हमने वस्तु मुद्रा, मतलब हम मुद्रा के द्वारा वस्तु को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। फिर धातु मुद्रा आ गई, है ना। धातु के रूप में आपने देखा होगा सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के ऐसे आ गए, तो धातु के रूप में, है ना, मेटालिक मनी। और फिर कागजी मुद्रा, जो कागज के रूप में मुद्रा आई, वो। ठीक है, इसके लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था M1, M2, M3 और M4, ये चार मुद्रा के जो पार्ट डिवाइडर रूप। तो ये किस प्रकार से, अब देखिए M1 क्या होती है, सबसे अधिक तरल मुद्रा होती है, और M4 यहाँ पे सबसे कम तरल होती है, और M2 भी व्यापक होती है, पर M3 सबसे ज्यादा व्यापक होती है, सबसे ज्यादा जो इसका यूज किया जाता है वो इसका किया जाता है। ठीक है, M4 जो है वो सबसे कम तरल होती है। ठीक है, और M1 है जो इसका ज्यादा यूज किया जाता है, और M3 जो है वो व्यापक बड़े रूप में होती है, ये संकुचित होती है, संकीर्ण मुद्रा कहलाती है ना। इस प्रकार हमने देखा था M1, M2, M3, और इसमें सबको ऐड, M3 में M2 शामिल है और M4 में M2, M3 सब शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा वस्तु का मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ, उसका एक चार्ट। अब हम देखते हैं कि बैंक मुद्रा, उसके बाद देखिए बैंक मुद्रा, फिर प्लास्टिक मुद्रा, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, और क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि मुद्रा का विकास इन चरणों से होकर गुजरा। ठीक है, कागजी मुद्रा आई, फिर बैंक में मुद्रा आई जो क्रेडिट कार्ड लोगों के बने, फिर प्लास्टिक मुद्रा आई, और फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा आई,
है ना, इसको हम मतलब हम कहीं से भी घर बैठे बैठे किसी को भी कहीं देश विदेशों में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो हम कैश भी नहीं लेके जाते, हम अपना ऑनलाइन से ही सब कुछ कर देते हैं, मोबाइल के द्वारा ही कर देते हैं, है ना, इंटरनेट के द्वारा। और फिर क्रिप्टो करेंसी। तो इस प्रकार मुद्रा ने विभिन्न चरणों से गुजर कर अपना विकास किया और मुद्रा धीरे धीरे यहाँ पर पहुंची। अब मुद्रा विनिमय, ठीक है, मनी एक्सचेंज। सरल अर्थ में अगर हम देखें, जब वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान मुद्रा के माध्यम से किया जाता है तो उसे मुद्रा विनिमय कहा जाता है। मान लीजिए जब वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान, हम मान लीजिए क्या करते हैं कि भाई हम सेवाएं ले रहे हैं, उसके बदले हम पैसे दे रहे हैं। आपको फ्री में तो मिलेगा नहीं, तो भाई हम पैसे के बदले ही सेवाएं, हम कुछ भी लेते हैं, हम टीचर से ट्यूशन ले रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई भी सेवाएं ले रहे हैं, तो उसके बदले हमें उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। और दूसरी चीज, वस्तु अगर हम कोई खरीद रहे हैं तो उसके बदले भी हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार मुद्रा और सेवाओं वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। बिना मुद्रा के ये संभव नहीं है, तो उसे मुद्रा का विकास कहा जाता है। माल या सेवा खरीदने के लिए पैसे देकर लेन देन करना यही मुद्रा विनिमय। मुद्रा विनिमय कहा जाता है, मतलब कि वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हम मुद्रा के माध्यम से कर रहे हैं, तो ये मुद्रा का विनिमय हुआ। हमने पैसे को दिया और वस्तुओं को लिया, हमने पैसे को दिया और सेवाओं को खरीद लिया, तो ये विनिमय हो गया। इसी प्रकार माल या सेवा खरीदने के लिए हम क्या करते हैं, कोई माल खरीदते हैं, कोई सेवा, तो उसको पैसे देकर ही लेते हैं ना, तो वो मुद्रा विनिमय कहलाएगा। मुद्रा विनिमय क्यों आवश्यक है? वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर करना, वस्तुओं का सटीक मूल्य निर्धारण, लेन देन को आसान, तेज और सुरक्षित बनाना, अर्थव्यवस्था में व्यापार और उत्पादन को बढ़ाना। अब विनिमय क्यों आवश्यक है भाई, मुद्रा का विनिमय क्यों आवश्यक है? तो इसके लिए हम देखते हैं कि भाई वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर करना। जैसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु के बदले वस्तु को लेना, खरीदना, एक बदले की वस्तु दूसरी वस्तु को लेना, तो ये समस्या को दूर करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ी, मुद्रा विनिमय की। दूसरा, वस्तुओं का सटीक मूल्य। वस्तुओं का एग्जैक्ट में पता ही नहीं था कि कितना मूल्य है, तो उसको मूल्य को निर्धारित करना, एक फिक्स प्राइस वस्तु का मूल्य निर्धारित करना, उसके लिए मुद्रा विनिमय की आवश्यकता पड़ी। लेन देन को आसान और तेज और सुरक्षित, लेन देन आसान हो सके, तेज भी हो सके, फास्ट हो सके और वो सुरक्षित हो, तीनों चीज होनी चाहिए लेन, तो उसके लिए भी हमें मुद्रा विनिमय की आवश्यकता पड़ी। फिर अर्थव्यवस्था में व्यापार और उत्पादन को बढ़ाना, कि हम अपने व्यापार को किस प्रकार बढ़ाएं और उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाएं। और उत्पादन को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ाना, ये दोनों ही मुद्रा के द्वारा ही संभव है। हम उत्पादन करेंगे तो वो मुद्रा के द्वारा ही करेंगे, हम व्यापार भी करेंगे तो भी मुद्रा के द्वारा। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम ये दोनों चीजें कैसे कर पाएंगे? तो विनिमय भी, मुद्रा, उत्पादन भी करना और व्यापार भी करना, ये दोनों चीज जो है वो हमें मुद्रा के द्वारा ही संभव है। तो इसलिए हमको मुद्रा विनिमय की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मुद्रा के बदले ही हम ये सब काम कर पाएंगे। फिर मुद्रा विनिमय में शामिल कुछ तत्व हैं, वो देखते हैं कि खरीदार इसमें शामिल है, विक्रेता शामिल है, मुद्रा पैसे का माध्यम है, वस्तु सेवा, है ना, ये सब मुद्रा विनिमय में शामिल जो तत्व है वो। तो देखिए मुद्रा विनिमय में शामिल है खरीदार, अब जो खरीदता है सामान को, सेवा को, है ना, उस खरीदता है वो। दूसरा, विक्रेता, जो बेचता है सामान को। देखिए एक कौन होता है, क्रेता, खरीदने वाला, दूसरा है बेचने वाला, और दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो हम किसे बेचेंगे, और अगर हम बेच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं और कोई बेचने वाला नहीं, तो हम किससे खरीदेंगे? तो ये दोनों जरूरी। तो मुद्रा विनिमय में तत्व है, एक खरीदने वाला और एक विक्रेता जो बेचता है। मुद्रा पैसे का माध्यम है, ठीक है, और वस्तु और सेवा, इन ये भी मुद्रा के तत्व में शामिल है, वस्तु और सेवा, क्योंकि इन्हीं दोनों का आदान प्रदान होता है, इन्हीं दोनों का लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 50 रुपए देकर सब्जी खरीदना, हम मार्केट गए सब्जी लेने, तो हमने 50 रुपए दिए और हम 50 रुपए में सब्जी खरीद के आ गए। वेतन देकर श्रम खरीदना, हमें अपने घर में कुछ काम करवाना है, कुछ घर का रिपेयर करवाना है या घर बनवाना है, या हमें कुछ मजदूर लगा के अपने घर में कुछ अलग सा कार्य कराना है, मिस्त्री को लगाना है, कारपेंटर लगाने, तो जो हम लोगों से श्रम ले रहे हैं उसके बदले हम उन्हें पैसे देंगे, कोई फ्री में तो करेगा नहीं, तो जो भी हम श्रम ले रहे हैं उसके लिए उन्हें हमें पैसे चार्ज करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार वेतन देकर हम श्रम भी खरीदते हैं, पैसे देकर हम सब्जी भी खरीदते हैं। तो यहाँ पे हमने सेवाएं ले ली
और यहाँ पर हमने इस वस्तु का ले लिया। इसी प्रकार यूपीआई से भुगतान कर सामान खरीदना, आजकल हम सब यूपीआई का यूज करते हैं और उसके बदले हम सामान खरीदते हैं। ये सभी मुद्रा विनिमय के उदाहरण है। तो ये मुद्रा के कुछ एग्जाम्पल है जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो पैसे देकर हम सब्जी खरीद सकते हैं, वेतन देकर श्रम, और यूपीआई से भी हम सामान खरीदते हैं, भुगतान करते हैं। ठीक है, आजकल हम लोग ऑनलाइन भी मार्केटिंग करते हैं, तो घर बैठे ही हम सब सामान हमारे घर आ जाता है, हम वहीं से अपना ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। अब मुद्रा के कार्य हम देखते हैं कि विनिमय का माध्यम, मुद्रा का सबसे पहले काम क्या है, विनिमय का माध्यम, एक्सचेंज। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा खरीद फरोख्त को आसान बनाती है। मुद्रा किसी भी वस्तु और सेवाओं को खरीदने में आसानी बनाती है, उनको आसान बनाती है, जिससे हम आसानी से उनको खरीद सकते हैं। वस्तु के विनिमय की समस्या समाप्त हो जाती है। जो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था, वो जो समस्या थी वो खत्म हो जाती है। कैसे कि भाई वही जो समस्या थी भाई कि वस्तु के बदले हम वस्तु तो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, हमें एक्चुअल में उसका रेट ही नहीं पता है। और कभी कभी ऐसा हो कि भाई सामने वाले को उस चीज की जरूरत ही नहीं है और मुझे उसकी चीज की जरूरत है, तो फिर वो क्यों एक्सचेंज करेगा। वस्तु विनिमय में ये था कि भाई अगर हम सामने वाले से चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसे भी उतनी ही जरूरत होनी चाहिए उस वस्तु की जितनी की मुझे उसके वस्तु की है, तभी वस्तु का एक्सचेंज हो पाएगा। उदाहरण के लिए पैसे देकर सामान खरीदना, अब हम पैसे देकर सामान खरीद रहे हैं, तो ये हमारा जो है मुद्रा के कार्य है। हम कोई भी सामान खरीदेंगे तो उसके बदले हमें पैसे देना पड़ेगा। एक मूल्य मापन का माध्यम, ये तो हमारा विनिमय का माध्यम हो गया। अब हम देखते हैं मूल्य मापन का माध्यम, कोई मूल्य को मापने का, मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य रुपयों में मापा जाता है। अब मान लीजिए कोई वस्तु हम ले रहे हैं या फिर हम कोई सेवा खरीद रहे हैं, तो हमें पता है कि ये वस्तु इतने रुपए की ही है ना। मान लीजिए हम कुछ एप्पल खरीदने गए, तो हमने देखा कि एप्पल जो है वो कितने का है। अब हमने 1 किलो लिया, तो 1 किलो हमने देखा कि भाई चलो कितने का है, 60 रुपए का। तो हमें ये तो पता है कि 1 किलो हम एप्पल लेने जा रहे हैं, तो वो कितने का है, 60 रुपए का। तो हमें यहाँ पे उसका मुद्रा का मूल्य पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसका प्राइस पता है कि 1 किलो अगर हम एप्पल लेने गए हैं तो उसका प्राइस कितना है, 60 रुपीज है। इसी प्रकार सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य रुपयों में मापा जाता है। हमें मतलब वस्तु भी, और अगर मैं कोई सेवा ले रहे हैं, मान लीजिए हम किसी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारी फीस इतनी है, हमारी महीने की फीस 4000 है, 2000 है, हमारी ट्यूशन फीस 1000 है, तो हमें वो पता है। कीमत तय करना आसान होता है, किसी वस्तु की कीमत तय करना भी आसान होता है इससे, है ना। तो मुद्रा मूल्य मापन के अंतर्गत ये भी आता है कि कीमत फिक्स हो जाती है, उसकी कीमत तय करना आसान होता है कि इसकी वस्तु इतनी रुपए की है ना, ये वस्तु इतने रुपए की है, ये सेवा जो हम ले रहे हैं इतने का ही है, तो उससे जो है कीमत जो होती है फिक्स होती है, उसको करने में आसानी होती है। फिर मूल्य अंतरण का माध्यम, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल्य को आसानी से भेजा जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एक मूल्य अंतरण का माध्यम भी है मुद्रा। कैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल्य को हम आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इस वस्तु का इतना प्राइस है ना, और इस सेवा का इतना प्राइस है, उदाहरण के लिए। और हमें ये भी पता है कि तो हम इसको ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर और नेफ्ट। तो इस एक स्थान से दूसरे स्थान भी हम आजकल देखते हैं कि पैसे बहुत आसानी से भेज सकते हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट भी हम ट्रांसफर करते हैं। राष्ट्रीय आय का मापन, अब राष्ट्रीय आय को मापने के नेशनल इनकम मेजरमेंट, तो मुद्रा अर्थव्यवस्था की कुल आय, व्यय और उत्पादन को मापने में भी बहुत मदद करती है। अब देखिए राष्ट्रीय आय जो है हमारी, जो नेशनल इनकम है, उसको मापने में, उसका मापन करने में, हम कुल आय कितनी है, हमारे कुल खर्चा कितना हुआ, व्यय कितना हुआ, और हमारे देश में कुल उत्पादन कितना किया गया। ठीक है, जितना भी खर्च किया जा रहा है और जितना खर्च किया है और जितना मिल रहा है और जितना उत्पादन हो रहा है, इनको मापने में भी हमारा जो मुद्रा है वो बहुत हेल्प करती है, बहुत मदद करती है। तो इन सबको मापने में भी मुद्रा मदद करती है। फिर है कि मुद्रा का महत्व, अब मुद्रा का महत्व हम सबको पता है कि भाई मुद्रा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा के बिना तो हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। पैसे से ही पूरी जो हमारी आर्थिक क्रिया पूरी पैसे पर डिपेंड है और पैसों से ही चल रही है।
तो विनिमय को आसान बनाती है। मुद्रा के कारण खरीद फरोख्त सरल, तेज, असुविधाजनक हो जाता है और वस्तु विनिमय की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। जो वस्तु विनिमय में समस्याएं आई थी वो खत्म हो चुकी हैं और मुद्रा के कारण हम जो सामान खरीद रहे हैं उसको हमें खरीदने में आसानी हो रही है। हम तेज खरीद रहे हैं, फास्ट खरीद रहे हैं, हम आसानी से खरीद लेते हैं, बहुत जल्दी खरीद लेते हैं और हमारे लिए वो बहुत सुविधाजनक है। हमने भाई इतना, हमें ये पता है कि ये वस्तु इतने रुपए की, हमने उस पैसे दिया और हमने सामान खरीद लिया। मूल्य निर्धारण में भी सहायक है। मुद्रा के कारण सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य रुपए में तय किया जाता है। अब मुद्रा के कारण वस्तुएं और जो सेवाएं हैं वो मूल्य उनका फिक्स है, उनका प्राइस फिक्स है ना, तो मूल्य रुपए में तय किया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में मूल्य व्यवस्था स्थिर बनी रहती है। इससे क्या होता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें मूल्य व्यवस्था जो है वो स्थिर रहती है, क्योंकि उसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य रुपए में तय हो जाता है कि इतने की वस्तु है और इतने का ये सेवाएं हैं। बचत और निवेश का साधन। अब मुद्रा जो है वो हमारे बचत और निवेश करने का भी साधन है। लोग अपनी आय को मुद्रा के रूप में बचा सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। अब देखिए, हम सब पैसे तो कमाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे पैसे खर्च कर देते, क्योंकि हमें फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उसे बचा कर भी रखना है और हमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना है, कुछ निवेश भी करना है। तो हम क्या करते हैं कि मुद्रा को तो बचा कर रखते हैं, कुछ अपने पास सेव करके, और निवेश करते हैं, या तो बैंकों में रखते हैं और या तो हमने अपने पास कुछ बचा के रखा, पोस्ट ऑफिस में जमा किया, कुछ बैंकों में जमा किया। और निवेश करने में हम कहीं पे भी, हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा है तो हमने कहीं जमीन खरीद ली, कहीं गोल्ड खरीद लिया, इस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे पूंजी निर्माण बढ़ता है। इससे क्या होता है कि पूंजी निर्माण बढ़ता है, पूंजी निर्माण जो प्रक्रिया है वो ज्यादा होती है और पूंजी निर्माण बढ़ता है, क्योंकि हम मुद्रा को भी बचत कर रहे हैं और इधर हम निवेश भी कर रहे हैं, दोनों चीज। उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा। पैसे के बिना बड़े स्तर पर व्यापार और उद्योग विकसित नहीं हो सकते। मुद्रा उत्पादन को निरंतर बढ़ाती है। अब देखिए, उत्पादन को भी बढ़ाना और व्यापार को भी बढ़ावा देना है, तो इसके लिए पैसा बहुत जरूरी है। पैसे के बिना बड़े स्तर पर आप उद्योग नहीं खोल सकते, व्यापार नहीं कर सकते और आपके व्यापार और उद्योग विकसित नहीं हो सकते। तो मुद्रा उत्पादन को निरंतर बढ़ाती है, तो हमने बनाती है, तो मुद्रा उत्पादन को निरंतर बनाती है। तो ये मुद्रा जो है उत्पादन को कंटिन्यू बनाए रखती है, क्योंकि अगर मुद्रा होगी तभी हम उद्योग खड़े करेंगे, अपने व्यापार करेंगे और हम चीजों का उत्पादन करेंगे। तो ये उत्पादन को निरंतर बनाकर रखती है। भविष्य भुगतान को संभव बनाती है। उधार लेना, किस्तें, ब्याज, वेतन आदि भुगतान मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। भविष्य में भुगतान को संभव बनाती है। मान लीजिए हम उधार पैसे लिए, किस्तों में लिए हैं, ब्याज दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, आदि का जो भुगतान होता है वो मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। पैसों के बिना ये संभव नहीं है। किसी को उधार देना, किस्तें भरना, ब्याज देना, वेतन आदि जो मुद्रा के माध्यम से इन सब चीजों का भुगतान किया जाता है। मूल्य नियंत्रण में सहायक। मुद्रा से देश के किसी भी स्थान पर मूल्य आसानी से भेजा जा सकता है। हम देश के किसी भी स्थान पर मूल्य को आसानी से हम भेज सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इतना मूल्य है। तो ये हम मूल्य नियंत्रण में भी सहायक है, जैसे यूपीआई, बैंक और बैंक ट्रांसफर, यूपीआई के द्वारा भी और बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी। राष्ट्रीय आय के मापन का आधार। अब ये पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय की मुद्रा को मापा जाता है। मुद्रा जो है वो राष्ट्रीय आय के मापन में भी बहुत सहायक है, क्योंकि कितना उत्पादन हुआ, कितनी आय प्राप्त हुई हमें, कितना हमारे सरकार का खर्चा हुआ, तो पूरा ही नेशनल इनकम को मापने में भी सहायक है। तो ये पूरे राष्ट्रीय आय के मापन का आधार भी है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि मुद्रा का विकास किन किन रूपों में और कैसे कैसे मुद्रा आज हमारे सामने डिजिटल रूप में आ चुकी है और किस प्रकार आज हम सब मुद्रा का यूज कर रहे हैं। मुद्रा को हम डिजिटल रूप में ऑनलाइन, फोन से, इंटरनेट, बाहर हम विदेशों में भी घर बैठे बैठे पैसे भेज सकते हैं। पहले किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली थी, किस किस चरणों से होकर गुजर कर मुद्रा इस रूप में परिवर्तित हुई है। तो इसमें हमने देखा कि मुद्रा का विकास किन चरणों से हुआ और मुद्रा क्यों जरूरी है, क्या महत्व है। वस्तु विनिमय से हमने मुद्रा तक का जो ये सफर किया वो कैसा था, और हमारे लिए आज जो डिजिटल मुद्रा आ गई वो कितना सुविधाजनक हो चुकी है। आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। सरल शब्दों में कहें तो मुद्रा का विकास वस्तु विनिमय से लेकर आज डिजिटल रूप में आ चुका है और ये विकास हमारी इकोनॉमी को तेजी और आसानी से बढ़ाने में मदद करता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए पीयूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।